हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 फिजिक्स के अपने 8th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बी को। ठीक है, सो इस चैप्टर पर हम थ्योरी ही देखेंगे इस चैप्टर की कि आपको क्या क्या एग्जाम में पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसका जो पार्ट ए जो है इस चैप्टर का वो पिछले 3 वीडियोज में मैंने कवर कर दिया है। 2 वीडियोज थ्योरी के ऊपर थी और एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर था, सो आप उसे भी जाकर देख लेना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। सो लेट्स बिगिन विथ इट। सो इस पहले पेज से हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है ये दो जो बॉक्स है उसको आप जो भी हाईलाइट किया हुआ आप उसको पहले हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो इस बॉक्स में दिया हुआ है कि जब आप एक सेल से कोई भी करंट एब्जॉर्ब नहीं होता या फिर आप कोई भी करंट यूज़ में नहीं लेते हो और जो सेल का जो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस समय हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम ईएमएफ कहा जाता है। और ये चैप्टर ईएमएफ से ही शुरू हुआ था। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो क्या होता है, जब भी किसी सेल से कोई करंट नहीं लिया जाता है या फिर कोई करंट एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है और उन सेल की दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। दूसरे बॉक्स में हमें समझाया गया है, तो अब इस पेज से हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमने देखा पिछले में कि आपका ईएमएफ क्या होता है। सो ईएमएफ होता है आपका जब आप एक सेल से करंट आप यूज़ नहीं करते और उसके जो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, पर हर सेल का अलग ईएमएफ होता है। यहाँ पर बताया गया है जैसे कि इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ऑलराइट, तो द ईएमएफ ऑफ एग्जांपल लेके बताया गया कि एक वोल्टिक सेल का ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट, दैट ऑफ लेंसलाइट सेल इज 1.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस मिल गया। और डैनियल सेल का होता है 1.08 वोल्ट। तो अब जो अगला बॉक्स है उस पर हमें पढ़ना है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। यहाँ पर क्या होता है कि जब करंट एक सेल से जब ले लिया जाता है, उसमें था कि नहीं लिया जाता, इसमें है कि जब करंट ले लिया जाता है और जो सेल होता है उसका जो सर्किट है वो क्लोज रहता है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज द सेल, सॉरी, जो इलेक्ट्रोड्स होता है सेल का इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब उसके नीचे थोड़ा आ जाता है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है। तो डायग्राम को तो भी स्किप करते हैं क्योंकि हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल्स जो 110% है पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते फिर भी। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज जनरली डिनोटेड बाय द लेटर वी। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट। सो इस वाले बॉक्स में बेसिकली द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, जो भी वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज में और जो आपका जो सर्किट है, ठीक है, जो आपका जो सर्किट है उसके अराउंड, सॉरी, जो सेल है उसके सर्किट के अराउंड जो करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज करंट। ठीक है, और वो जो सर्किट किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल्स ऑफ सेल के कनेक्टेड है, उसे ही कहते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। ठीक है, उसके नीचे भी कुछ पढ़ने लायक खास नहीं है। फिर है वोल्टेज ड्रॉप, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल, तो यहाँ से आपको ये वाला जो कह सकते हैं इसको फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, आगे आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पेज में अगर आ जाए तो यहाँ पर ईएमएफ ऑफ अ सेल और टर्मिनल वोल्टेज, अगर आपको दोनों ही अगर समझ में नहीं आए अच्छे से, अब तक जितने पूरे चैप्टर में अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा हो, तो अब ये जो डिफरेंस बिटवीन है आप इसको पढ़ के जाना। जो भी 4 पॉइंट है, सॉरी 3 पॉइंट है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और आपको तीनों ही पढ़ के जाने हैं। फिर आ जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसका एक फार्मूला है, आप उसको पढ़ लेना। और जो थ्योरी पार्ट है वो वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, पर अगर आपको लगता है कि हाँ अगर पूछा जाएगा तो आप कमेंट कर कर बता देना, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। वैसे फ़िलहाल मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर रहा हूँ इस चैप्टर से। सो जो मुझे नहीं लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में जो रिड्यूस हुआ है तो उसको भी कवर नहीं कर रहे। ठीक है, नोट हर बारी की तरह इस बार भी मार्क कर लेना है। अब आते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। सो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज
और रेसिस्टेंस, ठीक है। सो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, आपको दोनों ही रेसिस्टेंस आपको कवर करने होंगे। जो भी सर्किट रेसिस्टेंस है आप उसको ऐड करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अब जो करंट है वो कैसे निकलेगा? करंट आपको निकलेगा यहाँ पर ईएमएफ बाई जो भी आपका टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट है, वहाँ से आपका करंट निकल जाएगा। ईएमएफ निकालने का तरीका होता है कि आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों ही रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस या फिर आपका आपका रेसिस्टेंस जो मेन रेसिस्टेंस है, ठीक है। आप दोनों को ऐड कर लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना जो आपका करंट दिया हुआ है, उससे आपको निकल जाएगा ईएमएफ, ठीक है। तो ये तीनों ही फार्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स में 110% यूज़ में आएगा। सो इस पर इसको आप याद कर लो, सो आपके लिए अच्छी बात रहेगी, ठीक है। ये जो ई का साइन है उसे ईएमएफ कहते हैं। आई मतलब आपको पता है करंट, आर मतलब रेसिस्टेंस और स्मॉल आर मतलब है इंटरनल रेसिस्टेंस। और दो फार्मूला है। एक फार्मूला टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। सो हमें टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालना है तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर निकल जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हमेशा हम इंटरनल रेसिस्टेंस का यूज़ करेंगे करंट के साथ। सो हम टर्मिनल वोल्टेज को कैपिटल V से डिनोट करते हैं और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है उसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस करंट के साथ। और हम वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज में क्या लगाते हैं? करंट के साथ रेसिस्टेंस, सिर्फ रेसिस्टेंस, बड़ा वाला आर, ठीक है। तो अब तो कुछ है नहीं खास। देन फ्रॉम इक्वेशन इतना ओके। तो अगर हमें इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं पता है तो उसको निकालने के भी काफ़ी सारे फार्मूला यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि काफ़ी तरह से हम निकाल सकते हैं अपना इंटरनल रेसिस्टेंस। तो 2-4 फार्मूला आप उसको याद कर लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर रेसिस्टेंस हम इंटरनल रेसिस्टेंस आपके वोल्टेज ड्रॉप बाय करंट से अगर निकाल सकते हैं तो नहीं, आगे ऐसे काफ़ी सारे फार्मूला जहाँ मिलेंगे आपको वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया रहेगा और आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालने का ये नहीं दिया रहेगा, तो आप फिर वो नहीं निकाल पाओगे। तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज बाई करंट, ठीक है। काफ़ी सारे फार्मूला आप सबको एक एक बार देख लेना और याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ज़रूर काम आएगा यार, प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। सो विच फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, लेट्स सी। सो पहला फैक्टर है वो है द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स है वो कैसे अफेक्ट करता है? सो वो अफेक्ट करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स की जो एरिया होती है, जो सरफेस एरिया होता है इलेक्ट्रोड्स का, वो लेस होता है इंटरनल रेसिस्टेंस में, तो जो सरफेस है वो अफेक्ट करता है, पहला, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मोर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ग्रेटर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में या फिर इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो आपका द इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा या फिर ग्रेट होगा, हायर होगा। ऑलराइट। थर्ड है द नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो लेस आयोनिक the electrolyte or higher the concentration of electrolyte greater in the internal resistance। और जो लास्ट वाला है वो है द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो हायर द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लेस द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये थे 4 फैक्टर, पढ़ लो, मार्क कर लो, जो करना कर लो। तो इस चैप्टर से अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज का हो, EMF का हो, सो वो सब थी बेसिक चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको 1-2 चीज़ नहीं बताई, जैसे वोल्टेज ड्रॉप नहीं बताया, आपको रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज नहीं बताया, आपको इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल नहीं बताया, क्योंकि ये सब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड थ्योरी। तो क्या क्या है वो है पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। यहाँ से लेकर एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस सॉल्विंग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको, सो वीडियो लंबी हो जाएगी, मान के चलो कम से कम आधे घंटे की वीडियो ईजिली बन जाएगा ये, और जो पूरा थ्योरी पार्ट है वो कवर हो जाएगा। क्या छूट जाएगा? आपका इंटरनल रेसिस्टेंस छूट जाएगा, हाँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यार। रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। और आपका छूट जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। 3 छोटे छोटे टॉपिक छूट जाएंगे, कोई आपको फ़र्क इससे खासा नहीं पड़ेगा, हाँ। पर
अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर छूट गया तो दिक्कत होगी, इसलिए उसको मैं पूरा कवर करूँगा। तो यहाँ से कह सकते हो कि आपका जो मेन चैप्टर है वो शुरू होगा। इसके पहले जो भी पढ़ाया इस पार्ट से सबके न्यूमेरिकल्स, डिफरेंस बिटवीन, एग्जांपल्स, मीनिंग याद कर लेना। ऑलराइट, यहाँ से आपको सब कुछ समझने की बात है, कुछ भी यहाँ से याद नहीं करना, अब सब कुछ समझना है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड रेजिस्टेंस in a circuit, sometimes we have to connect two or more resistors together. They can be combined in three ways: in series, parallel, and both in series and parallel. So combination of resistor, तो हम तीन तरीके से resistor को लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन हो सकता है तीन तरीके से, पहला सीरीज में, दूसरा पैरेलल में, और तीसरा क्या, सीरीज और पैरेलल दोनों में। ठीक है, सीरीज में भी है वो, पैरेलल में भी है। उसके नीचे नोट है, नोट की जिम्मेदारी आपकी होती है। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट, सब में, हर दिन, हर वीडियो में नोट की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप नोट को पढ़ो, आप नोट को समझो। नोट में एक्स्ट्रा दिया रहता है, अगर आप अंदर की चीज़ें सब समझ जाओ तो नोट आपको एक ऐसी सिखा कर चल जाएगा चीज़ जो आपको एक अच्छी पकड़ दे देगा इस टॉपिक में। तो अब हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज। तो इन सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आर जॉइंड इन वन आफ्टर एंड अदर। ठीक है, सो ये पेपर और पेन की मदद से हम समझते हैं कि सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, अच्छा हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको करंट दे रखा है, बैटरी दे रखी है, जो सेल है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल उसका, की माने वो स्विच। ठीक है, अभी क्या है कि क्लोज है। तो यहाँ पर आप देखिए तीन रेसिस्टर दिए हैं, R1, R2, R3, तीनों को डिनोट कर दिया गया है। अगर तीन की जगह दो दिया रहता, एक दिया रहता, या फिर 10 दिया रहता, इनफाइनाइट दिया रहता, और अगर इस लाइन पे एक लाइन पे कनेक्ट होता तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज में कनेक्ट है। और ये अभी भी सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने का एक अलग बात क्या है कि जो करंट होता है वो सब में सेम होता है। सभी रेसिस्टर में जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही बताया, इस जो डायग्राम है इसको वही समझाया गया है कि एक की ले लिया गया है, एक बैटरी ले लो और तीन रेसिस्टर ले लो। तीनों रेसिस्टर को एक लाइन में कनेक्ट करके की को क्लोज करो। ठीक है, और करंट फ्लो करो। जो करंट रहेगा वो तीनों रेसिस्टर से इक्वल मात्रा में ट्रैवल करेगा करंट। ठीक है, फ्लो करेगा। यही यहाँ पर बताया गया है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे एक बार क्या कुछ अलग लिखा है क्या। तो वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ा सा हम। तो हाँ, अलग तो कुछ लिखा है। अलग ये लिखा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, रेसिस्टेंस 1 के जो ये वाला पार्ट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, उसका जो पोटेंशियल है वो हायर है, मतलब बाकियों से ज़्यादा है उसका पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल जब फ्लो करता है रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 में, तो उसकी जो वैल्यू मतलब मात्रा जो वो कम होते रहती है। साथ ही साथ जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता है, वही बात है, डिक्रीज़ करता है अक्रॉस दी एंड डी। मतलब अगर पॉइंट ए से शुरू होता है, जो जिस भी पॉइंट पे ख़त्म होता है, सो पोटेंशियल क्या है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम तक होता है, और लास्ट में जाके वो एक ऐसे वैल्यू पे फिक्स हो जाता है, फिर उसी में रोटेट करता है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फॉलोइंग टू फैक्ट्स कैन बी नोटेड अबाउट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला है द करंट है सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो। ठीक है, एक पाथ है फ्लो करने के लिए, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब एक लाइन में कनेक्ट होना, जितने भी रेसिस्टर हो आपके एक लाइन में कनेक्ट हो, इसीलिए क्या बोला गया, द करंट है सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो। फिर क्या, हैंस सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेसिस्टर। जाहिर सी बात है, एक सिंगल लाइन में है तो सेम करंट पास होगा, पहले ही बताया था, सेम करंट पास होता है हर एक रेसिस्टर से। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज रेसिस्टेंस। ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इट्स रेसिस्टेंस। और ठीक है, तीनों में वही चीज़ फॉलो होता है, दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। सी डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट रेसिस्टेंस है। ठीक है, thus the potential difference is different across different resistance। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, सेम नहीं है। करंट अगर सेम फ्लो रहा है इसका मतलब ये नहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी सबका सेम होगा, वो अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, बढ़ते से कम हो रहा है, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगी। करंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। ठीक है, बी में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है,
हाँ, अब पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट। एंटायर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ए से डी के बीच में ही होगा ना, तीनों सर्किट आ जा रहा है उसमें। ए से डी के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का, और सी और डी के बीच का। मान के चलो अगर अगर फॉर एग्जांपल 2 + 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, इसका 2 आया, इसका 2 आया, इसका 2 आया, तीनों आया, 6 हुआ, ठीक है। अगर 6 निकलता है, 6 वोल्ट, तो जो आपका जो ए से डी के बीच का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इक्वल टू 6 होगा, यही यहाँ पर बोला गया है। सो 2 पॉइंट जो आपको बताए मैंने वो इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिए, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि जो ए से डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा किसके, सबके इंडिविजुअल को अगर ऐड कर दो तो उसके, तो वही यहाँ पर बड़े मतलब अच्छे समझाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सो बाय ओम लॉ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1 से ले सकते हैं ना, इसको V1 ले सकते हैं, इसको V2 ले सकते हैं, इसको V3 ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जाहिर सी बात है सर, आप लोग हाँ भैया ले सकते हैं। तो अगर हम V1 निकालना है तो हमें क्या करना होगा, VA माइनस VB करना होगा, जो कि हम इसे फॉर्मूला कहते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना है तो यहाँ पर निकल सकता है I/R1। इसका सीधा सा मतलब है, एक सेकेंड ना, पहले अच्छे से मार्क हो रहा तो कर ही लेते हैं। इसका यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो आपको जो करंट दिया गया है सीरीज़ के केस में, ठीक है, सीरीज़ के केस में बात हो रही है, अगर आपको जो करंट दिया गया है वो तीनों के लिए सेम होगा। सो आपको करंट ले लेना है और जो भी उस रेसिस्टर का जिसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो वहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है। और तीनों को ही ऐड करने से हमें क्या मिलता है, ऑल टुगेदर सेम थिंग मिलेगा। पहला इक्वेशन R1 + R2 + R3, और तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है I से, I मीन्स करंट से। तो अगर आगे देखते हैं हम, सो आगे इक्वेशन नंबर 2 में हमें दिखेगा कि जो वोल्ट है वो वोल्ट A माइनस डी इज इक्वल टू IRS। RS मतलब रेसिस्टर इन सीरीज से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच में निकालना है सो A माइनस डी भी आप कर सकते हो, या फिर अगर वो नहीं होता आपसे तो यहाँ पर आप जो भी आपका जो रेसिस्टर निकल रहा है तीनों का ऐड करके 6 निकल रहा है, मान लो 6 निकल रहा है, सो आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना करंट के साथ। करंट मान लो 2 एम्पियर दिया हो तो 2 के साथ कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, 12 ओम निकल जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगले पेज में क्या दिया है ज़रा हम भी देखें, तो नेक्स्ट पेज में है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अच्छा कुछ निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, करंट इन सीरीज, करंट इन रेसिस्टर ऑफ सीरीज, वो आपके R1 + R2 + R3 से निकल जाएगा, जो कि आपका RS सीरीज इज इक्वल टू R1 + R2। ये तो पता ही है कि R1 + R2 + R3 को अगर आपको ऐड करके लिखना है सो आप RS इज इक्वल टू 6, जो आपका मतलब मान लो अगर तीनों को मिलाकर 6 आ रहा है, सो RS को आप डिनोट कर सकते हो तीनों को एक साथ लेने में, ठीक है। उसके बाद है थर्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए जो हाँ वही सेम चीज़ है। फिर अगर मान लो रेजिस्टेंस अगर n तक है, इनफाइनाइट तक है, तो आप इस वाले को इस्तेमाल कर लेना तो भी बात बन जाएगी। इफ़ देयर आर n इक्वल ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि RS R + R n टाइम्स। सो यहाँ पर एक नया चीज़ है, अगर रेजिस्टेंस निकालना है हमें सीरीज़ में रेसिस्टर, तो यहाँ पर NR से निकल जाएगा क्योंकि n टाइम्स ये लेके जा रहा है रेसिस्टर को। एग्जाम्पल, इफ़ वी कनेक्ट 3 रेसिस्टर 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इज 10 ओम। तीनों को ऐड कर देंगे तो सीरीज क्या निकल जाएगा, R1 + R2 + R3 निकलेगा, और उसे हम 2 + 3 + 5 लिख के 10 ओम से डिनोट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर जाएगा ख़त्म।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ मेरे को लगता है हम काफ़ी अच्छे से आपको समझा पाए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है अब तक, क्योंकि एक चीज़ मैंने बताया ही है, अगर फिर भी कुछ भी कमी लग रहा है तो वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि आपको जो भी फिज़िक्स का सिलेबस है उसको ख़त्म करने के बाद एक और वीडियो बना दे हर टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके क्विक रिकैप भी हो जाएगा, और हम और आप और हम क्या बोल रहे हैं, और हम उस वीडियो को एक क्या बोलते हैं, वन शॉट वीडियो भी कह सकते हैं, कह देंगे। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो। खैर, सीरीज़ तो समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ पर कट कर दूँ, पार्ट 2 बना लूँ, लेकिन नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, कोशिश करते हैं हम पार्ट 2 वीडियो बनाने का। सीरीज़ तक एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब रह गई यहाँ से सिर्फ कॉम्बिनेशन और एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, वो भी रह गया। मतलब एक अभी इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ का पहला पार्ट हम ख़त्म कर दिया लगभग, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, दोनों ही पार्ट रह गए हैं। तो अब तक जो भी इस चैप्टर या फिर इस पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी थ्योरी रह गई है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, और उसके बाद आएगी इस पार्ट की न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।